Good morning. Welcome to PAVE Commerce Classes. Business Studies Chapter number 2 Principles of Management में हम आज सेकेंड वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम 5 प्रिंसिपल्स करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल्स किए थे। आज उसके सीक्वल में लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रिंसिपल। आज का फर्स्ट प्रिंसिपल होगा यूनिटी ऑफ कमेंट। आज जो 5 प्रिंसिपल्स हम कर रहे हैं, ऑल द 5 प्रिंसिपल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। जैसे मैंने कल वाली क्लास में कहा था, तुम्हें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स याद रखने हैं हर एक प्रिंसिपल के नेगेटिव पॉइंट्स याद रखने हैं। प्रिंसिपल्स हमने इंप्लीमेंट किया तो फायदा, प्रिंसिपल्स हमने इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका नुकसान। बोथ द एस्पेक्ट्स, बोथ द पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी इन योर फिंगरटिप्स। पॉइंट नंबर 1 आज का यूनिटी ऑफ कमेंट। फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमेंट। वन ऑफिसर, वन सबऑर्डिनेट, or rather one subordinate should receive orders and instruction from only one officer। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक सबऑर्डिनेट है, उसके ऊपर उसे इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देने वाला अकेला एक ऑफिसर होना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन अवॉइड करने के लिए बोलता है कौन? यूनिटी ऑफ कमेंट। इसे हम कैसे भी समझ सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही ऑफिसर होगा। याद रखना, एक ऑफिसर के लिए कितने भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। एन ऑफिसर कैन हैव एनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग अपॉन हिज कैपेसिटी टू कंट्रोल। एन ऑफिसर may have 10 subordinates, an officer may have 5 subordinates, an officer may have 20 subordinates, but वो 20 subordinates should be reporting to only one officer। दो चीजों को याद रखना, वो ऑफिसर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर एक अकेला ऑफिसर होना है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑफिसर्स नहीं होंगे। एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही ऑफिसर होगा, लेकिन उस ऑफिसर के नीचे कितने भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। हमें क्या अवॉइड करना है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना है। मतलब एक सबऑर्डिनेट के ऊपर 2 ऑफिसर्स नहीं हो सकते, मोर देन 1 ऑफिसर नहीं हो सकते। इंस्ट्रक्शन देने वाला एक होगा, गाइड करने वाला एक होगा, ग्रीवेंस को ठीक करने वाला एक अकेला होगा। अलग अलग लोगों के पास वो नहीं जाएंगे। कौन? सबऑर्डिनेट्स। वन ऑफिसर शुड हैव only one subordinate should have only one officer। This principle avoids multiplicity of instructions, multiplicity of officers। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? बहुत इजी है, याद रखना। एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही ऑफिसर है, इसका मतलब है उस सबऑर्डिनेट को एक अकेले से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, एक अकेले को वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक अकेला सबऑर्डिनेट 2-3 लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगा। उन 2-3 के पास जाकर ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये सब काम किया, अकेले के पास जाएगा और उसे इंस्ट्रक्ट करने वाला भी एक अकेला। जिससे पॉइंट नंबर 1 प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, अब सोच के देखो, मेरे ऊपर 2 ऑफिसर हैं, उसी को बोला जाता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। मैं दोनों को रिपोर्ट कर रहा हूं ना, दोनों के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दोनों ने मुझे कोई काम दिया, अरे किसी एक का तो मैं काम पहले कर सकता हूं, दूसरे का काम नहीं करूंगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यही एक पॉइंट होगा नेगेटिविटी में। 2 ऑफिसर है मेरे ऊपर, दोनों ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला, अरे दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकता ना, मैं पहले एक का करूंगा उसके बाद दूसरे का करूंगा। जिसका मैंने दूसरा किया वो क्या कहेगा? अच्छा, वो ऑफिसर तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, किसके बीच में? ऑफिसर और सबऑर्डिनेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो वो प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा? इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे मैंने काम नहीं किया या मेरे ऑफिसर ने मुझसे काम नहीं किया, तो उसका ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है। या तो उस ऑफिसर की गलती है जिसने मुझसे काम नहीं करवाया, या मेरी गलती है जिसको मैंने काम नहीं किया। दैट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने काम नहीं किया, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के कारण उसको फिक्स करना, किसकी गलती है ये पहचान पाना बहुत आसान होगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप, सोच के देखो, जो मैंने एग्जांपल दिया, मेरे ऊपर 2 ऑफिसर हैं, दोनों ऑफिसर मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं किसी एक का काम कर सकता हूं और दूसरे से मेरा रिलेशनशिप खराब होगा। यदि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये है ही नहीं, हर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही ऑफिसर है,
तो क्या होगा, बड़ा इजी होगा, क्या रिलेशनशिप बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, देयर विल ऑलवेज बी एफिशिएंसी, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव नहीं है, एवरीवन इज एफिशिएंट बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। याद रखना, पॉइंट नंबर 1 लीड्स टू पॉइंट नंबर 2 लीड्स टू पॉइंट नंबर 3 एंड लीड्स टू पॉइंट नंबर 4, एक चेन भी है। क्विकली अब रिकैप करते हैं पॉजिटिव पॉइंट को। पॉजिटिव इज, what is positive? If this principle is implemented in the organization, these are the 4 advantages. Dual subordination को prevent करता है, responsibility को easily fix कर सकते हैं, relationship सब एम्प्लॉय के बीच में cordial है, और हर organization में जितने भी employees हैं उनकी efficiency अच्छी होगी। In case this principle is not implemented properly, conflict and chaos बिल्कुल होगा। सोच के देखो, मैंने भी बोला यदि 2 ऑफिसर है, एक का मैंने काम किया, दूसरा मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। जिसका मैं काम नहीं कर पाया या मैंने लेट किया या कम अच्छा किया, वो मेरे अगेंस्ट होगा, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। 2 ऑफिसर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो कहेगा अच्छा तेरा काम उसने पहले किया है ना, सो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। Conflict will lead to chaos in the organization. So point number 1, in case this principle is not implemented properly in the organization, there would be misunderstanding, there would be conflict, there would be chaos in the organization. जिसके कारण क्या होगा, ego clashes होंगे। किसके बीच में, ऑफिसर्स के बीच में। अगेन उसी एग्जांपल को देखो, किसी जिसका मैंने काम किया वो खुश हो जाएगा, जिसका मैंने काम नहीं किया वो दुख होगा, जिसका मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया वो खुश होगा, जिसका मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाया, फॉर व्हाट आर द रीजंस माइट बी। अरे दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन दे रहे, किसी एक का तो मैं फॉलो करूंगा ना, जिसका मैंने फॉलो नहीं किया वो ईगो उसका हर्ट होगा, ईगो क्लैश बिटवीन द ऑफिसर्स। देन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर पे ऑर्डर दे के मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑफिसर्स दे रहे, दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स। आई एम श्योर यू आर क्लियर विद पॉजिटिव, you are clear with the negative. We move on to point number 5, principle number 5. पहले हमने principle number 4, आज का पहला principle था unity of command. Unity of command में मैंने क्या बोला था मालूम है, 1 officer 1 subordinate, और 1 subordinate should have 1 officer. और जबकि unity of direction का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है, मैंने लिखा है 1 group 1 goal। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये दोनों ही, और इनफैक्ट आज जितने भी हम प्रिंसिपल कर रहे हैं उन पर हॉट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं बोर्ड में। यहां मैंने क्या बोला, यूनिटी ऑफ कमांड में 1 सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 सबऑर्डिनेट 1 ऑफिसर। यहां क्या है, 1 ग्रुप 1 गोल है, 1 ग्रुप। सो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टोटली अलग है, टोटली डिफरेंट है। यहां क्या है, 1 ग्रुप 1 गोल। इसे समझते हैं पहले। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए देयर आर मल्टीपल गोल्स। समझते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, तब तुम्हें समझ में आएगा 1 ग्रुप 1 गोल का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना, दैट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मान के चलते हैं कंपनी को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 करोड़ रुपए का सेल करना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, 20,000 करोड़। यदि 20,000 करोड़ रुपए का सेल करना है तो प्रोडक्शन क्या करेगा, 30,000 करोड़ रुपए, मान के चलते हैं 30,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, 30,000 करोड़ रुपए का। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है, किससे, प्रोडक्शन से। उतना प्रोडक्शन करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपए का मटेरियल्स होना है। तो मटेरियल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। 35,000 करोड़ रुपए का मटेरियल्स खरीदने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उनके पास इतना फंड्स होना है। फर्स्ट प्लीज रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, उसके हिसाब से हमने किसको सेट किया, वेरियस डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को। नाउ दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अरे इस डिपार्टमेंट में भी मिडिल लेवल, लोअर लेवल हर एक है ना, वर्कर्स तक छोटे 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 ग्रुप बनते चले जाते हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑन टॉप मान लो चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर के अंडर मान लो मैनेजर, मैनेजर के अंडर मान लो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के अंडर मान लो सेक्शन ऑफिसर। कलेक्टिवली है ना,
और सेक्शन ऑफिसर के अंदर मान लो वेरियस वर्कर्स, वन ग्रुप वन गोल, पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैनेजर्स एक ही होंगे क्या? डिफरेंट मैनेजर्स होंगे, डिफरेंट मैनेजर्स के अंदर डिफरेंट असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, डिफरेंट सेक्शन ऑफिसर्स के अंदर डिफरेंट वर्कर्स होंगे। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 सेक्शन ऑफिसर्स हैं या 5 सुपरवाइजर्स हैं, उन सुपरवाइजर, हर एक सुपरवाइजर के अंदर 10 वर्कर्स हैं, एक सुपरवाइजर और 10 वर्कर, दैट इज कॉल्ड वन ग्रुप। वन ग्रुप वन गोल मींस इन ऑर्डर टू अचीव, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को विच इज इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट। 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को कमाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो छोटे छोटे ग्रुप्स है ना, उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करना इंपॉर्टेंट है। अब उल्टा चलते हैं, देखो, यदि हर एक ग्रुप ने, छोटे से छोटे ग्रुप में, एक सुपरवाइजर के अंदर 10 वर्कर्स है, ऐसे 5 सुपरवाइजर 50 वर्कर, यदि उन सभी एक ग्रुप में 5 सुपरवाइजर का, एक सुपरवाइजर के अंदर 10 वर्कर, उनका एक ग्रुप, दूसरा एक सुपरवाइजर 10 दूसरा ग्रुप, ऐसे 5 ग्रुप्स हो गए। यदि हर एक ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा? जब सब डिपार्टमेंटल का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। स्मॉलर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, बिगर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। यदि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होगा। दैट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ध्यान से सुना, इसे हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज रेफर्ड एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, सेक्शनल ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट इन सच अ मैनर। इनके ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सेट होने चाहिए, इन केस ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। कौन सा? डिपार्टमेंटल, सेक्शनल, ग्रुप ऑब्जेक्टिव यदि अचीव होता है, इट शुड बी डायरेक्टेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसीलिए इसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनके सभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो इनका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? आराम से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड। अब इसके हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक वर्किंग। हर एक को अपना वर्किंग के बारे में पता है, so there would be a proper working in the organization. Point number 3, better coordination. ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में बेहतर तालमेल बैठता है तो it's always easy to coordinate. Negative, in case this principle is not implemented, decrease in efficiency. किसी को पता ही नहीं उसे क्या करना है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छा कोऑर्डिनेशन, यदि नहीं करेंगे तो देयर वुड बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वी मूव ऑन टू आज का प्रिंसिपल नंबर 3 एस्टिमेट्स 2 आज के, एंड वी मूव ऑन टू टुडेस थर्ड एंड अदरवाइज सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, और वी कॉल इट जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब मेरा इंटरेस्ट। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इनका, पहले इन दोनों का मीनिंग। मेरा इंटरेस्ट, मेरा एज एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होगा मालूम है? 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल से जाके पूछो आपका इंटरेस्ट क्या है, वो कहेंगे मेरे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एक टीचर से जाके पूछो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, वो कहेंगे देखो मेरी बच्ची ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ खराब है, मैं घर में बैठकर उसकी देखभाल करना चाहती हूं। टीचर का इंटरेस्ट क्या हुआ? घर में बैठ के अपना काम करना। स्कूल का इंटरेस्ट क्या है? बेटर रिजल्ट। आरंट दे contradictory to each other? At times, yeah, it looks. पहले हमें यह समझना है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट at times या most of the time might be contradictory to the organizational interest. Organizational interest को फेवाल साहब ने क्या बोला मालूम है? जनरल इंटरेस्ट का नाम लिया है। सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ग्रुप इंटरेस्ट, दैट इज जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? मुझसे ज्यादा काम करवाना है। दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग हो गया। हाँ,
इस चीज के कारण ये वाला प्रिंसिपल बनाया गया। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन मींस दबा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंस देना है। सबऑर्डिनेशन मींस गिव लेसर इंपॉर्टेंस, लेसर प्रायोरिटी टू क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड नॉट बी एज इंपॉर्टेंट एज ग्रुप इंटरेस्ट, should not be as important as general interest. Organizational interest must be more important than individual interest. That's what this principle says. इसे और थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर सब बोलते हैं यदि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस मत दो। किसको दो? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को दो, जनरल इंटरेस्ट को दो, तभी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। क्वाइट सिंपल। लेकिन इसे एक एक्सेप्शन है जो बोर्ड में नहीं है। At times Fayol says individual interest is more important. हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल के साथ हम उसे टच करते हैं सिर्फ इस प्रिंसिपल की खूबसूरती को समझने के लिए। At times Fayol says जब ऑर्गेनाइजेशन हेड को लगता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, किसी के घर में किसी की बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, एफिशिएंट है, पिछले 10-15 साल से वो काम कर रहा है, बेहतरीन वर्कर है, हमेशा उसने ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया है, उसके घर में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसके फादर मदर या कोई क्लोज रिलेटिव की तबीयत खराब है, तब क्या बोलते हैं फिर? देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अदरवाइज इन जनरल सिचुएशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस प्रायोरिटी, शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। कौन सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है? ग्रुप इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव होगा, there would be better coordination। और याद रखना better coordination most of the principle के साथ होगा। नेगेटिव वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तुमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दिया, उसको ज्यादा सैलरी दी, कंपनी का रिसोर्सेज मनी बेकार जा रहा है ना, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना पॉजिटिव है, ऑर्गेनाइजेशन यदि तुम इसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। We move on to today's fourth and otherwise seventh principle, remuneration. Remuneration का मतलब क्या है? Fair remuneration. हेडिंग मत लिखना fair remuneration, केवल समझना fair. Fair का मतलब क्या है? Neither more nor less. न ज्यादा। remuneration का मतलब salary and wages. Salary and wages together is called remuneration. और तुम्हें obviously मालूम होगा कि wages और salary में difference क्या है? wages जनरली वर्कर लेवल के लिए बोला जाता है, सैलरी जनरली ऑफिसर लेवल के लिए बोला जाता है। इन दोनों को कलेक्ट कर दे, एक साथ मिला दे, उस टर्म को हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। जब हमें ऑफिसर के सैलरी के बारे में बोलता हम सैलरी बोलते हैं, यदि वर्कर के बारे में बोलना होता तो हम वेजेस बोलते हैं, यदि हम दोनों को कलेक्टिवली बोलना चाहते हैं हम वी यूज द वर्ड रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन फेयर सब क्या बोलते हैं? फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, रीजनेबल रेम्यूनरेशन होता है, इक्वल रेम्यूनरेशन होना चाहिए, एक को ज्यादा एक को कम नहीं, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। अरे दोनों को एक ही जैसी सैलरी दो ना। तुम्हारे स्कूल में 12th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, 12th क्लास के जितने भी टीचर्स उतने ही एक्सपीरियंस के यदि तुम्हारे स्कूल में हैं, याद रखना एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। 10 साल के तजुर्बे में, 10 साल के एक्सपीरियंस में मैथ्स का टीचर है, 10 साल के एक्सपीरियंस में केमिस्ट्री का टीचर है, 10 साल के एक्सपीरियंस में फिजिक्स का टीचर है, 10 साल के एक्सपीरियंस में अकाउंटेंसी का टीचर है। फिर साहब बोलते हैं हर एक को सैलरी बराबर होनी चाहिए, न किसी को ज्यादा न किसी को कम, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। याद रखना जब आगे जाके हम टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात करेंगे, टेलर साहब ने इससे बिल्कुल ऑपोजिट पे कुछ चीजें बोली हैं। कभी कभी इन दोनों को कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इसका जिक्र यहां कर रहा हूं, लेकिन समझाऊंगा तब जब मैं टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स लूंगा। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब है हर एक एम्प्लॉय जो इक्वल काम कर रहा है, इक्वल कार्डर में है, इक्वल लेवल में है, उसको सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। सोच के देखो यदि ऐसा हो, किसी को ज्यादा किसी को कम और एक ही जैसा काम कर रहा है, अरे जिसको कम मिल रहा है वो दुखी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस चीज को अवॉइड करता है, राइट। फेयर पॉजिटिव क्या है? कॉर्डियल रिलेशनशिप, सबका रिलेशनशिप अच्छा होगा, हर एक को एक ही जैसी सैलरी मिल रही है, हर एक को पता है कि एवरीवन इज पेड इक्वली। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर, कोई छोड़कर नहीं जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन, no one will quit and move out of the organization, सब खुश है। अगर नहीं होगा तो हाई लेबर टर्नओवर है। लेबर टर्नओवर का मतलब है क्विटिंग एंड मूविंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब छोड़ के भाग जाना। जॉब छोड़ के भागता है ना, नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का है, वो तो बेहतर पोजीशन में चला गया, अब तुम फिर से ढूंढो, फिर से ट्रेन करो, फिर से अच्छी तरीके से काम करो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है।
इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज नहीं होगा तो और एम्प्लॉय काम करने की क्षमता रखने के बाद इवन इफ इज कैपेबल टू परफॉर्म ही विल नॉट प्रोवाइड। ठीक है यार उसके ज्यादा मिल रही है मैं क्यों करूं, इसलिए वो छोड़ देता है। आज का लास्ट एंड 8th प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले हम दोनों का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद अगेन एक वर्ड है जो इसमें नहीं है उसे हम ऐड करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजनल अथॉरिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ओनली एट द टॉप लेवल। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या था, टॉप मिडिल और लोअर, 3 तरह के लेवल्स ऑफ अथॉरिटी होती है, लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिसीजन केवल टॉप लेवल का लेता है, केवल टॉप लेवल का लेता है, छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा डिसीजन ओनली द टॉप लेवल टेक्स, then such an organization is called centralized organization. Concentration of decisional authority only with the top level is called centralized organization. Decentralized means when all the 3 levels can take decision, that's an organization which is referred as decentralized organization. Centralized means when concentration of authority only at the top level. केवल top level के officers ले सकते हैं, middle और lower level कोई decision नहीं ले सकता। अथॉरिटी किसकी हो रही है, केवल डिसीजन अथॉरिटी की बात हो रही है। डिसीजन मिडिल और लोअर लेवल नहीं ले सकते, तो क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड में ऑल द 3 लेवल्स। वेरी गुड, तो तीनों लेवल के लिए भी बोलते हैं। यदि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई डिसीजन है तो वो कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। यदि डिपार्टमेंट को अफेक्ट करने वाला कोई डिसीजन है तो वो मिडिल लेवल लेगा। यदि अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने वाला डिसीजन है तो वो कौन लेगा, लोअर लेवल लेगा। फ्योल क्या बोलते हैं, देखो, देयर मस्ट बी पैरिटी। कल वाले एक प्रिंसिपल में मैंने कहा पैरिटी, देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस होना चाहिए। फ्योल साहब बोलते हैं एक टोटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। पूरे डिसीजन टॉप लेवल लेके बैठ जाता है तो काम हो ही नहीं सकता उस ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल देखना चाहोगे, यदि तुम्हारे स्कूल में सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, किसी स्कूल में नहीं होता सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मैनेजमेंट कमेटी जो चेयरमैन है आपके स्कूल के, ट्रस्टी जो आपके स्कूल के, वो टॉप लेवल है, प्रिंसिपल को मिडिल लेवल मान लो, टीचर्स को लोअर लेवल मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए। यदि हर एक डिसीजन चेयरमैन लेंगे, हर एक डिसीजन छोटे से लेकर बड़े से बड़े का डिसीजन यदि चेयरमैन साहब लेंगे आपके स्कूल के, और कोई डिसीजन टीचर को लेने की अथॉरिटी ही नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हो गया तो क्या होगा आगे देखो। वो टीचर तुम्हारे क्लास में आकर अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में क्या पढ़ाएगा, वो कौन डिसीजन देगा, चेयरमैन लेगा। बस सोच के देखो, स्कूल में यदि 50-60 टीचर्स हैं, चेयरमैन सर के ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं ये देखने के लिए कि अभी आज मैं पहले पीरियड में क्या पढ़ाऊंगा। 10 टीचर का टर्न आएगा तो 11वें टीचर का तो टर्न ही नहीं होगा, 8 से 2 बज जाएंगे। इज इट पॉसिबल? इस एग्जाम्पल को मैंने केवल ये प्रूव करने के लिए तुम्हें देखा, यदि टोटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट्स अ डिजास्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या सभी डिसीजन लोअर और मिडिल लेवल लेंगे? नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्रूशियल डिसीजन है, वो कौन लेगा, केवल टॉप लेवल। उसी को क्या बोला जाता है, देयर मस्ट बी अ पैरिटी, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पॉजिटिव क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, सब रिसोर्सेज प्योरली मैक्सिमम यूज हो जाते हैं, हर एक अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना डिसीजन खुद ले रहा है, क्विकली ले रहा है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वाइट सिंपल, हर एक काम हो चलता जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, अरे छोटे छोटे डिसीजन को लोअर लेवल को लेने दो ना। ओवर नेगेटिव क्या होगा, यदि इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ओवर बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। सब डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले लिया है, हाँ, छोटे छोटे डिसीजन मिलेगी ना, वो डिसीजन ही लेती रहेगी, तो उनके पास ज्यादा काम हो जाता है। डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, अरे काम ही नहीं हो पाता, डिसीजन लोगे, एक मटेरियल खराब हो रहा है, एक प्रोडक्शन खराब हो रहा है, तुम जाकर ऊपर वाले लेवल तक नहीं जाओगे कि ये प्रोडक्शन खराब हो रहा है, मैं क्या करूं, 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, 4 दिन में क्या वर्कर बैठे रहेंगे? नहीं, डिसीजन क्विकली लो और इंप्लीमेंट करो। कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन,
बिल्कुल टॉप लेवल डिसीजन लेगा, हो गया ठीक है यार, लेते रहे, हम करते रहेंगे. There would be a total chaos in the organization. Yesterday we did 3 principles. Today we did 5 principles. In all we have done 8 principles. The remaining 6 principles, 9 to 14, we will be completing in the next video.